Good morning student. Welcome to SJRE online class 8 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 2 खेल। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 2 खेल नामक कहानी को पढ़ करके समझाऊंगी। इस पाठ में जैनेन्द्र कुमार ने बाल सुलभ मनोविज्ञान के माध्यम से संसार की लीला का वर्णन किया है। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार यह संसार मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। इस पाठ में मनोहर और सुरबाला के माध्यम से जीवन की गूढ़ बातों को बताने एवं समाज में सही तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। मौन मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश में हंस रही थी। उस समय गंगा के निर्जन बालुका स्थान पर एक बालक और एक बालिका अपने को और सारे विश्व को मूलतः गंगा तट के बालू और पानी को अपना एकमात्र आत्मीय बना उनसे खिलवाड़ कर रहे थे। बालक कहीं से एक लकड़ी लाकर तट के जल को उछालकर खेल रहा था। पानी मानो चोट खाकर भी बालक से मित्रता जोड़ने के लिए विहल हो उछल रहा था। बालिका अपने एक पैर पर रेत जमाकर और थोप थोप कर एक भाड़ बना रही थी। बनाते बनाते बालिका भाड़ से बोली, देख, ठीक नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपथपा कर उसे ठीक करने लगी। सोचती जाती थी, इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, वह मेरी कुटी होगी। और मनोहर, यह प्रश्न लगाते हुए कहती है, और मनोहर नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा। बाहर खड़े खड़े भाड़ में पत्ते झोंकेगा। जब वह हार जाएगा, बहुत कहेगा, तब भी मैं उसे अपनी कुटी के भीतर ना ले जाऊंगी। मनोहर उधर अपने पानी से हिल मिलकर खेल रहा था। उसे क्या मालूम कि यह अकारण ही उससे रोष और अनुग्रह किया जा रहा है। बालिका सोच रही थी, मनोहर कैसा अच्छा है, पर वह बड़ा दंगाई है, हमें छेड़ता ही रहता है। अब क्या करेगा? तो हम उसे कुटी में साझी नहीं करेंगे। साझी होने को कहेगा तो उससे शर्त करवा लेंगे, तब साझी करेंगे। बालिका सुरबाला 7वें वर्ष में थी। मनोहर कोई 2 साल उससे बड़ा था। बालिका को अचानक ध्यान आया, भाड़ की छत तो गर्म होगी, उस पर मनोहर रहेगा कैसे? मैं तो रह जाऊंगी, पर मनोहर चलेगा। फिर सोचा, उससे मैं कह दूंगी, भाई छत पर तप रही है, तुम जलोगे, तुम मत आओ। पर अगर उसने नहीं माना, मेरे पास वह बैठने को आया भी, तो मैं कहूंगी, भाई ठहरो, मैं ही बाहर आती हूँ। पर मैं उसे आने नहीं दूंगी। बेचारा तपेगा भला, कुछ ठीक है। ज्यादा कहेगा, मैं धक्का दे दूंगी और कहूंगी, अरे जल जाएगा मूर्ख। यह सोचने पर उसे बड़ा मजा आया, पर उसका मुंह सूख गया। उसे मानो सचमुच ही धक्का खाकर मनोहर के गिरने पर हास्योत्पादक और कुरूप दृश्य सत्य की भांति प्रत्यक्ष हो गया। बालिका ने 2-1 पक्के हाथ भाड़ पर लगाकर देखे। भाड़ अब बिल्कुल बन गया। माँ जिस सतर्क सावधानी के साथ अपने नवजात शिशु को बिछौने पर लेटाने को छोड़ती है, वैसे ही सुरबाला ने अपना पैर धीरे धीरे भाड़ के नीचे से खींच लिया। इस क्रिया में वह सचमुच
भाड़ को पुचकारती सी जाती थी। उसके पांव ही पर तो भाड़ टिका था। उसी का आश्रय हट जाने पर बेचारा कहीं टूट ना पड़े और फिर सांप निकालने पर भाड़ जब ज्यों का त्यों टिका रहा, तब बालिका एक बार आह्लाद में नाच उठी। आह्लाद करते खुशी से। बालिका एक बारगी बेवकूफ मनोहर को इस अलौकिक चातुर्य से परिपूर्ण भाड़ के दर्शन के लिए दौड़कर खींच लाने को उद्यत हो गई। मूर्ख लड़का पानी से उलझ रहा है। यहाँ कैसी जबरदस्त कारगुजारी हुई है जो नहीं देखता। ऐसा पक्का भाड़ उसने कहीं देखा भी है, पर सोचा अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूं। यह सोचकर बालिका ने रेत की एक कुटी ली और बड़े धीरे से भाड़ के सिर पर छोड़ दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी। इस प्रकार 4 चुटकी रेत धीरे धीरे छोड़कर सुरवाला ने भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली। भाड़ तैयार हो गया, पर पड़ोस का भाड़ जब बालिका ने पूरा याद किया तो पता चला एक कमी रह गई है। धुआं कहाँ से निकलेगा? तनिक सोचकर उसने एक सीख टेढ़ी करके उसमें गाड़ दी। बस ब्रह्मांड का सबसे संपूर्ण भाड़ और विश्व की सबसे सुंदर वस्तु तैयार हो गई। वह इस उज्जड मनोहर को देख उस अपूर्व कारीगरी के दर्शन कराएगी, पर अभी जरा थोड़ा और देर तो ले। थैंक यू स्टूडेंट। कल मैं इस कहानी को जारी रखूंगी जब तक आप जितनी मैंने आपको कहानी आज पढ़ के सुनाई है उसके भाव को आप समझेंगे। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions. I am A.K. Dwivedi and today I will teach you English Grammar chapter number 1 revision and exercise number B that is given in your grammar book. Here the question is fill in the blanks with suitable article. Students, in this exercise you have to fill in the given blanks with suitable articles. Students, you know articles are two types, definite and indefinite, like a, and the. Okay, a and the. The is definite article, a and indefinite article. You, I think, know well about the use of these articles. A is used before consonant sound. If pronunciation is consonant, and n is used before sound, that is vowel. Okay, and related to the article there are several rules. I think you must have studied about it in your lower classes. Okay, let us start. Mr. Joseph is unique man in our locality. Students, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मिस्टर जोसेफ हमारे लोकेलिटी में एक यूनिक मैन है। यूनिक का मतलब अनोखे, अद्भुत। ओके, सी हियर बिफोर द कैप वर्ड इज यूनिक and unique, though start with vowel word u, but its pronunciation is unique. That means unique. Okay, here pronunciation is consonant, not vowel. That's why we will use
कोई ऑस्ट्रिच देखा है, एक ऑस्ट्रिच देखा है. ओके, हियर सी बिफोर द gap there is a noun word that is ostrich, and here ostrich is start with vowel word, and its pronunciation is also ostrich. That is vowel. That's why we will use here an ostrich. Okay. Now see next sentence. I gave away books last year. मैंने पिछले साल की पुस्तकें दे दी. कौन सी? खास पुस्तकें. Here books is common and countable noun, but not all the books. The books I had, यानी स्पेशल बुक्स है, और स्पेशल सेंस में कॉमन नाउन के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं. दैट मीन्स द बुक्स. I gave away the books last year. Okay. Now next, Martha is generous girl. Martha एक generous girl है. Generous means उदार, दयालु. मार्था एक बहुत ही उदार हृदय वाली लड़की है. एक का मतलब आ. हियर जी, दैट इज consonant. A. We will use here A. Okay. Because in generous G is consonant and pronunciation is also consonant. Our school is one of most students. You know one rule. If there is superlative degree, we always use the article the before superlative degree, like the hottest, the coldest, the best, the longest, the most beautiful. Okay. So here we will use the article the before all superlative degree. We use article the. So we will use the most reputed school in. कहाँ पर? किसी खास शहर में. City, not in all city. Like Shivaji. This is a special school. That's why we will use the article before city. Okay. Now Ranjan got some extra work from. Ranjan को extra means अतिरिक्त काम मिला. From teacher. किससे मिला? Teacher. और ये teacher although it is common noun, teacher ये common noun है, but here this teacher is special. Suppose the teacher of Shivaji, particular teacher like I, particular subject teacher gave him some extra work. That's why we will use here the article that is definite. Okay. Ranjan got some extra work from the teacher. Next, Pratyush is only child of his parents. Pratyush is only. Students, before the gap there is word only. So Pratyush is used in special sense. That's why we will use the only child, not a or an. A और एन का मतलब होता है कि. तो हियर हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे. नेक्स्ट, आई रिसीव्ड लेटर फ्रॉम माई ग्रैंडपा. मुझे मेरे ग्रैंडपा ग्रैंडपेरेंट से क्या मिला? एक लेटर मिला. ओके. तो क्या मिला? वन लेटर. वन का मतलब सिंगुलर, एंड हियर लेटर एल, दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड. Therefore, we will use here a letter. एक पत्र मिला. दिनेश is benefactor. दिनेश कौन है? एक benefactor. Benefactor मतलब लाभ पाने वाला. ओके. तो here benefactor singular and consonant sound. That's why we will use a. Dinesh is a benefactor.
Now next sentence, last. Jisan went back to. जिसान वापस चला गया, कहाँ चला गया? सिटी अगेन, शहर में। कौन से शहर में? कि कोई खास पर्टिकुलर शहर होगा, सब शहरों में नहीं, किसी खास शहर में। दैट्स व्हाई वी विल यूज डेफिनिट आर्टिकल, दैट इज द। जिसान वेंट बैक टू द सिटी अगेन। ओके स्टूडेंट्स, prepare this exercise well and in your book definitely there are given some rules regarding articles in lower classes. Definitely you must have studied about it and further I will explain more rules. This is revision only, so note down everything, all the work that is start today in your clear notebook in good handwriting. Thank you for attending the classes of today. Good morning students, I welcome you all to the online class of SGOI. In our last class, we have completed exercise 1A. Today I will be starting in exercise 1B. Exercise 1B, question number 1 is find the additive inverse of the following numbers. Okay. Before doing the question, I would like to tell you what does additive inverse means. Whenever you are asked to find the additive inverse of the positive rational number, it would be negative. And whenever you are asked to find the additive inverse of the negative number, it would be positive. Okay. So, for example, question number 1, second part, it is saying find the additive inverse of 16 upon 7. So, it will be minus times 16 upon 7. That will be equal to minus 16 upon 7. Hence, the additive inverse of 16 upon 7 will be equal to minus 16 upon 7. Similarly, question number 1, fourth part, it is given 8 upon minus 11. We can write it minus 8 upon 11. ठीक है, अब इसका क्या निकालना है? एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो मैंने बोला कि हर एक नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए उसका क्या कर देते हैं? नेगेटिव कर देते हैं। तो इट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स minus 8 upon 11. Minus and minus will be multiplied and it will give us plus 8 upon 11. Hence, the additive inverse of 8 upon minus 11 will be equal to plus 8 upon 11. Now, moving to question number 2. In question number 2, it is saying find the sum. Sum का मतलब होता है you have to add the given rational numbers. The first part is very easy. In this, it is saying 5 minus 5 by 12 plus 7 upon minus 12. It could be written as minus 5 upon 12. This negative sign could be shifted upwards, so it will be plus minus 7 upon 12. Now you can see that both the rational numbers have same denominator, hence we can directly do the operations on the numerator side. That will be equal to 12, it will be minus 5 minus 7, that is equal to minus 12 upon 12, that will be equal to minus 1. Okay, so sum of this will be equal to minus 1. Now question number 2, fifth part, this is the addition of 4 rational numbers na? So this could be written as minus 11 upon 6, this plus minus will be minus 3 upon 4, this will be plus 5 upon 8, this plus minus will be minus 7 upon 3. At first we are required to take the LCM of 6, 4, 8 and 3. So we will be taking the LCM of 6, 4, 8 and 3. That will be equal to 24. So LCM of 6, 4, 8 and 3 will be equal to 24. So we will be requiring to make the denominators equal to 24. सभी denominators हमको 24 बनाने हैं, ठीक है? अगर सबके denominators 24 बनाने हैं तो जो नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, दैट विल बी हियर 6 को 24 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से. तो हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 6 into 4. हियर माइनस इट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 6 upon 4 multiplied by 6. Then plus it will be 5 multiplied by 3 upon
8 multiplied by 3, then minus 7 multiplied by 8 upon 3 multiplied by 8. ठीक है, इस तरह करने से क्या होगा, सारे के सारे डिनोमिनेटर्स में क्या हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, isn't it? So do the rest part here. ठीक है, तो it will be equal to minus 44 upon 24, then minus 18 upon 24, then plus 15 upon 24, then minus 56 upon 24. ठीक है, so minus 44 and minus 18 will give us minus 62 upon 24. Okay, this that is plus 15 upon 24, then minus 56 upon 24. Okay, these both numbers are negative. पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो it will give us minus 62 and minus 56 will be equal to 118, minus 118 upon 24. ठीक है, and here it will be plus 15 upon 24. Minus plus will give us minus. ठीक है, minus करेंगे, it will give us 103 of minus upon 24, and that will be your answer. This thing can also be written in the form of mixed fractions, so that can be done by yourself. Now in question number 3 you are required to subtract. Question number 3, first part it is saying subtract 2 upon 3 from 5 upon 6. That means 5 upon 6 minus 2 upon 3. Then again same process, LCM of 6 and 3 will be equal to 6. तो दोनों डिनोमिनेटर का बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर पहले से ही 6 है, तो it will be 5 upon 6 minus 2 into 2 upon 3 into 2. क्योंकि इसके डिनोमिनेटर को 6 बनाना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. It will give us 5 by 6 minus 4 by 6, that is equal to 5 minus 4 upon 6, that is equal to 1 upon 6, and that will be your answer. Similarly, you can do all the rest of the parts of question number 3. Moving to question number 4. Question number 4 reads, the sum of two rational numbers is minus 4 upon 9. Sum of two rational numbers is equal to minus 4 upon 9. ठीक है, दो रेशनल नंबर्स का जो सम है that is equal to minus 4 upon 9. ठीक है, उनमें से एक रेशनल नंबर का वैल्यू दिया 13 upon 6. One of them is equal to 13 upon 6. ठीक है, और अदर नंबर फाइंड करना है. अदर नंबर, तो अदर नंबर कितना होगा, सम में से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे. सम कितना, minus 4 upon 9, then minus 13 upon 6. ठीक है, LCM कितना आएगा, LCM will be 18. ठीक है, it will be equal to 18, and here it will be 9 2 is 18, hence it will be minus 8. Here it is 6 3 is 18, hence it will be minus 39, which will give us ultimately minus 47 upon 18. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शंस में लिखना चाहोगे तो it will be 2 whole 11 upon 18 with a minus sign, and that will be your answer. ठीक है, similarly question number 5, question number 6 and question number 7 are of same type, and you can do them by your own. Question number 8 is also of the same kind, that can also be done. Question number 9 is state whether the following statements are true or false. मतलब question number 9 में आपको ये बताना है कि जो statements given हैं वो true हैं कि false हैं. ठीक है, first statement is the difference of two rational numbers is always a rational number. ठीक है, बोल रहा है कि दो रेशनल नंबर का जो डिफरेंस है वो हमेशा रेशनल नंबर होता है क्या, तो आप अभी देखिए सबट्रैक्शन ही कर रहे हो ना, दो नंबर्स का जो रेशनल नंबर है वो हमेशा क्या होता है, एक रेशनल नंबर ही होता है, तो दैट विल बी ट्रू. सेकंड इज it is written 2 upon 3 minus 3 upon 5 is equal to 3 upon 5 minus 2 upon 3. Is it true or false? No, this is false, because यहाँ पे 2 upon 3 में से 3 upon 5 subtract हो रहा है, और यहाँ पे 3 upon 5 में से 2 upon 3 subtract हो रहा है.
और ये कभी भी इक्वल वैल्यूज नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ना, दिस विल बी आल्सो इक्वल टू फॉल्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, थर्ड पार्ट, इट इज सेइंग 1 is the additive identity of rational numbers. No, 1 is not the additive identity of rational numbers, hence it will be false. Question number 4, subtraction is commutative on rational numbers. No, false. Addition commutative होता है rational numbers में, subtraction नहीं होता है। In part 5, it is saying there exists a rational number which is its own additive inverse. बोला क्या यहाँ एक ऐसा rational number exist करता है जो खुद का additive inverse हो, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एंड पार्ट 6 विल बी फॉल्स। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 1B. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 1C. थैंक यू। Hello students, today we will learn what is surface tension. What is surface tension? We will see the definition of surface tension. First, surface tension is the property of liquid by virtue of which it means liquid, its exposed surface to the environment behaves like a stretched membrane. We will see what is stretched membrane after a few minutes. Let's see. This is a liquid and its exposed surface is this. Its upper layer is called its exposed surface. And we will see its second definition. What is surface tension? Is the tendency of liquid surface. Surface tension is the tendency of liquid surface to shrink into minimum surface area. So what is means of this definition? We will see, understand it by an example. You know water droplets or rain droplet. What happens with it? It comes to the earth in a shape of a spherical. It comes in a spherical shape, and we know a sphere has the minimum surface area. That's why this is the example of this. The water droplets come to the earth in a minimum surface area, which is a sphere, and this is because of surface tension. And now we will understand what is stretched membrane. We will understand stretched membrane by an example. We will take the example of air-filled balloon. What is this? You know, balloon is made up of rubber. When we fill it with air, its outermost skin is stretched, and how it is stretched? If we pinch it by a needle, then it explodes and comes to its minimum surface. So its outermost surface is work like a stretched membrane. Same like that, the outermost is the exposed surface of a liquid. Note that only upper layer, that is this layer which is exposed to the environment, behaves like a stretched membrane. Not whole liquid, only its upper surface behaves like a stretched membrane.
And what happens with stress membrane? This membrane allows any insect heavier than or denser than water to float over the water. Okay. Stress membrane allows many objects, or for example, you can take any insect which is denser than water to float over the surface of water. So this is because of surface tension. Now we will understand the reason behind the surface tension. But before understanding the reason behind the surface tension, we will see two forces. First one is cohesive force, and the second one is adhesive force. So let's see what is cohesive force. Now we will understand what is cohesive force. What is cohesive force? Cohesive force is a force of attractive force between it is an attractive force between same kind of molecules, or we can say same kind of elements, which is atoms. Cohesive force is a force which is attractive force between same kind of elements, and it binds them together. Let's see the example of cohesive force. We will take example of chalk stick. You know what is chalk stick? Chalk stick is made up of calcium carbonate, and with the help of chalk we can write over the any blackboard. So if a chalk stick, we will taking a example of chalk stick. The molecules of chalk are combined to each other by a force, and this force is called chalk cohesive force, because all the molecules of chalk are made up of same kind of element, which is calcium carbonate. Then the force between them is called cohesive force. Now see the example, next force, which is adhesive force. Adhesive force. It is a attractive force between different kind of elements, and it binds them together. See, cohesive force works between same kind of elements, and cohesive force works between different kind of elements, that are molecules. The example of adhesive force is what we can take board and chalk. What happened? Here you will see chalk stick is made up of same kind of elements. Then the force between the elements of chalk is called cohesive force. But when we write with the help of chalk on a board, then the force between board and chalk molecules is called adhesive force, because they are of different kinds. Board is made up of different kind of elements, and chalk is made up of different kinds of elements. But they bind. The adhesive force bind together, and you can see what is written on the board. So adhesive force. This is the example of adhesive force. Now we will understand what is the reason behind surface tension.
Here you can see a molecule is present between the inside a liquid. You will see the force is working from all directions. So the force applying on this molecule is in equilibrium. So net force is 0. We know when all forces are in equilibrium, then net force is 0. This force will make this action of this force become 0, and this side will neglect the force of this side. So inside the liquid, for each molecule, force is in equilibrium, so net force is 0. But this is not happen for the molecule of upper layer. If we consider a molecule of topmost layer, then we will see the force is working only from inner half. Cohesive force is working only from inner half. In the upper half, there is no as such any cohesive force, and because of this unbalanced cohesive force, the surface tension exists. You will see force is working only inside or inner half of the liquid, and upper half, in upper half there is no any cohesive force. So cohesive force is the unbalanced cohesive force is the reason for surface tension, and this unbalanced cohesive force allows any insect or any object which is denser than water to float over the water or any liquid. Now you will see an example. You will see example in your book. When we poured a drop of mercury over a glass, then it takes spherical shape. If we put a mercury, then it takes a spherical shape. And why this mercury takes a spherical shape? This is because of cohesive force and or surface tension. And the same thing happens for water molecule. Okay, thank you class. Good morning students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. Today we will discuss the chapter matter, है ना? और in this chapter we have earlier discussed in the previous lecture कि इंटरकन्वर्जन कैसे होता है, किसी भी मैटर की स्टेट्स में आपस में इंटरकन्वर्जन किस तरह से होता है। और इसमें हमने आपको बताया था कि मैटर अपने आप में जो इंटरकन्वर्ट होती है वो दो उसके तरीके हैं, या तो आप उसके टेम्परेचर में चेंज कर दीजिए या आप उसके प्रेशर में चेंज कर दीजिए। दो तरह से कोई भी मैटर अपने स्टेट्स को इंटरचेंज कर दीजिए। अच्छा, अब उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो कि है इंटरकन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा। इसके पहले हम क्या बताए थे कि इंटरकन्वर्जन ऑफ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में इंटरकन्वर्जन, और दूसरी बात बताई थी कि सॉलिड से सीधा गैस में इंटरकन्वर्जन। ये दो चीजें हम बता चुके हैं आपको। आज हम बात करेंगे इसके अगले पार्ट की इंटरकन्वर्जन
स्टूडेंट समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि कंडेंसेशन होता क्या है। मैंने जैसे बताया बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड से चीजें गैस में चेंज होती है या वेपर्स में, लेकिन कंडेंसेशन क्या है, इसकी जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। ठीक, तो रिवर्स प्रोसेस में क्या है कंडेंसेशन? कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई गैस यानी जो वेपर्स बनी उस गैस को आपने किसी तरह से समहाउ कलेक्ट कर लिया किसी प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, और उस प्रोसेस के थ्रू जो आपने गैस कलेक्ट कर रखी है वो आफ्टर सम टाइम व्हेन द गैस या व्हेन द वेपर कूल्स डाउन, जब वो वेपर ठंडे होते हैं तो क्या होता है, वो लिक्विफाई हो जाती है। दिस फिनोमेनन इज नोन एज कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन मतलब जो गैस थी आपकी, गैस का मतलब गैसियस स्टेट, लेकिन अब वो कैसी हो गई, लिक्विफाई हो गई, लिक्विड स्टेट में आ गई। तो वही मैंने लिखा हुआ है इंटर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा, यानी लिक्विड से गैस बनी और गैस से अगेन लिक्विड बनी, दैट्स व्हाट वाइस वर्सा। गेट इट और नॉट? अच्छा, बॉइलिंग आपको समझ में आ गया, वेपराइजेशन समझ में आ गया, कंडेंसेशन समझ में आ गया होगा आई होप, क्योंकि कंडेंसेशन भी कुछ ऐसा नहीं है जैसे बॉइलिंग में था लिक्विड से वेपर या गैस बन रही थी, वैसे कंडेंसेशन में है कि जो गैस बनी उसको आपने कलेक्ट किया और जब वो कूल्स डाउन हुई, जब वो ठंडी हुई तो वो लिक्विफाई हो गई, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन और लिक्विफैक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है बच्चों? इवेपोरेशन का मतलब होता है कि लिक्विड जो है, ठीक है, वो धीरे धीरे अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे वेपर्स में चेंज होते रहते हैं और इस फिनोमेनन को, इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। द लिक्विड कैन स्लोली चेंज टू गैसियस स्टेट, है ना, फ्रॉम एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पर अगर कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, फिनोमेनन इज नोन एज इवेपोरेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसेशन। पहले आप कंडेंसेशन पॉइंट पे देखिए, फिर आप बॉइलिंग पॉइंट की तरफ आएंगे हम। तो कंडेंसेशन पॉइंट बेटे क्या होता है कि ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई गैस, ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई गैस चेंज होकर के लिक्विफाई हो जाए, दैट टेम्परेचर इज नोन एज कंडेंसेशन पॉइंट। समझ आ रही है बात?
Good morning students. Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class. In my today's topic is transport in higher plants. So students, the mechanism of transport of materials in higher plant is much more elaborate, and they are for the transport of materials in multicellular or in higher plants. There are special tubes called xylem and phloem for the transportation of materials. Through these tubes, the transportation of materials take place in higher plants. And these tubes, xylem and phloem, are called conducting tissues. These tubes, xylem and phloem, are called conducting tissues. And together, these xylem and phloem together constitute the vascular bundle. Vascular bundles or vascular tissues. So, students, there are two aspects of transport of materials in higher plant. First is the movement of water and minerals. And second is movement of food materials or food particles. So, first the movement of water and minerals. Students, you know that from where the water and minerals from where the plant get the water and minerals. The plant get water and minerals from the soil through the root. So, this movement of water and minerals take place from the root to the other parts of the plant. So, this movement, the movement of food materials, the food is synthesized or manufactured in which part of the plant? In leaves. So, the movement of food materials take place from the leaves to other parts of the plant or to downwards of the plant. For example, as you can see or easily understand by this diagram, this is the stem and this is the branches of a tree. This is the roots. So, students, water and minerals are absorbed from the soil by the roots, and there are xylem tubes or xylem tissues which are present in the branches, stem or leaves. So, this water and minerals goes from the soil to the upward direction of the plant in all parts of the plant. And similarly, there are phloem tissues are also present. So this phloem tissues conduct the food which is synthesized in the leaf. The food which is synthesized in the leaf is conduct from the leaves to the downwards. To the all the other parts. So the main function of the xylem to conduct water and minerals from the upward direction, in the upward direction. And the main function of the phloem tissue is to conduct the food materials which is synthesized in the leaves from the leaves to in the downward direction. So students, we will discuss about the structure and functions of the xylem and phloem tissues. First is xylem. You know students, the main function of the xylem is to conduct water and minerals from the root to the upward direction of the plant. And xylem is the conducting tissues. Together xylem and phloem
constitutes the vascular bundles or vascular tissues. So the main characteristics of the xylem tissues is xylem tissues consist of both parenchyma and sclerenchyma cells. It is composed of or consists of living and non-living cells, and xylem tissues are made up of four types of elements. First is tracheids, second is xylem vessels, third is xylem parenchyma, and fourth is xylem fibers. So xylem tissues are made up of four types of elements: tracheids, xylem vessels, xylem parenchyma, and xylem fiber. If you talk about the tracheids are elongated dead cells. This is the structure of the tracheids. You can see here it is a elongated cells with a dead. It is composed of dead cells and it is a elongated cells with a tapering end. You can see here the end of the tracheid is taper and at middle it is wider. Its cell wall is thickened with the lignin. With the lignin, its cell wall is thickened and it contains a small pits. These are the pits. Through these pits, the water and mineral flow. So this is the function of the tracheids, the water and minerals flow. Second is xylem vessels. The xylem vessels are long cylindrical tube-like structures like this. This is a long cylindrical tube-like structures and which are placed one above the other. Suppose that this is one vessel and second vessel start from here. So one placed above the other. So it form a continuous channel. It form a continuous channel or stretching from the roots to the leaves. And through these channels, the water and minerals flow. The cell wall of vessel is also thickened with the lignin and it is also made up of dead cells. Dead cells. Next is xylem parenchyma. The xylem parenchyma is a parenchymatous cells which is made up of or which consists of living cells. And the main function of the xylem parenchyma is to store food, which is store food material in the form of starch and fat. So this is the main function of the xylem parenchyma. And next is xylem fiber. Xylem fiber is consist of dead cells. It consists of dead cells. And the main function of the xylem fiber is to provide the mechanical support to the plant. So let's recall all the four elements. The only xylem parenchyma is made up of living cells and the rest of the three tracheids, xylem vessels and xylem fibers are made up of dead cells. That's why we can say xylem tissues are consist of living and non-living cells. And the main function of the tracheid is to water and minerals flow. And xylem vessels is the most important element of the xylem because xylem vessels conduct or move the water and minerals from the root to the leaves. It forms a continuous channel which is stretching from the root to the leaves. That's why it's play an important role. Xylem parenchyma store the food material in the form of starch and fat, and xylem fibers provide the mechanical support. So this is the structure and functions of the xylem tissues. That's enough for today. We will discuss the structure and functions of the phloem tissues in our next class. Thank you class. Have a nice day. Very good morning students.
In my previous lecture, I have explained you Geography first chapter, representation of geographical feature for class 8. And now today I will continue the same chapter. In my previous lecture, I have explained you features related to height and elevation of a landscape, जिसमें मैंने आपको बताया था conical hill. और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसको कंटिन्यू करूंगी ridge. A ridge or a mountain ridge is a geological feature consisting of chain of mountain or hill that form a continuous elevated crust for some distance. तो बच्चों, this is the picture of the ridge. Ridge क्या होता है? इसको हम लोग mountain ridge भी बोलते हैं. ये एक geological feature है जो consist करता है consisting of chain of mountains. मतलब पर्वतों की श्रृंखला को या पहाड़ियों की श्रृंखला को consist करता है. That form a continuous elevated crust for some distance. So this is the picture of ridge. Now student, representation of relief by contours. मतलब रिलीफ को रिप्रेजेंट करना कॉन्टूर्स के थ्रू. सबसे पहले हम बात करते हैं रिलीफ फीचर अ प्लेट्यू. हाउ वी शो द प्लेट्यू बाय कॉन्टूर्स. Plateau. A plateau is a landform with a flat top and steep or gentle side. तो plateau क्या होती है बच्चों? Landform होती है with a flat top, जिसका top क्या होता है? बिल्कुल flat होता है, just like a table. So it is also called tableland. And steep, और उसकी कैसी side होती है? Steep और gentle. The contours are drawn, leaving a big gap in the center, indicating flat land. तो contours इसमें कैसे ड्रॉन किए जाते हैं? Big gap, leaving a big gap in the center. Center में बहुत big gap. देखिए, you can see the picture of plateau. Center में big gap किया गया है, जो indicate कर रहा है flat land को. ये क्या चीज indicate कर रही है? Flat land को. Now next feature shown by contour is cliff. A cliff is a very steep rock or hill overlooking a sea. तो ये cliff क्या होती है बच्चों? बहुत ही steep rock होती है या पहाड़ी होती है जो कि समुद्र के ऊपर दिखाई देती है. It is represented by a sudden merging of several contours at one point. तो ये हमको कैसे दिखाई देती है? By sudden merging. अचानक से बहुत सारे contours मर्ज हो रहे हैं एक ही पॉइंट में, तो इट फॉर्म अ क्लिफ. तो वो क्या चीज फॉर्म कर लेती है? क्लिफ फॉर्म कर लेती है, चोटी. अ क्लिफ इज अ वेरी स्टीप रॉक और हिल ओवरलुकिंग अ सी. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ क्लिफ. दिस इज सी एंड दिस इज स्मॉल स्टीप रॉक और हिल दैट इज कॉल्ड क्लिफ. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ क्लिफ. Now next relief feature की बात करते हैं waterfall. A waterfall is formed when there is a sudden fall of water over a steep rock into river bed. तो बच्चों waterfall क्या होता है? कब फॉर्म होता है? जब अचानक से waterfall होने लगता है over a steep rock पर into river bed, मतलब river के मुख से. Whenever there is a steep slope, 2 or 3 contours are shown merging together. तो जब कभी कहीं पे स्टीप स्लोप होती है तो क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा कॉन्टूर्स क्या होने लगते हैं? कैसे शो होने लगते हैं? मर्जिंग टुगेदर. एक दूसरे को क्या करने लगते हैं बच्चों? मर्ज करने लगते हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज अ पास, सैडल, कोल एंड गैप. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास क्या होता है. A pass is formed two hills or mountains and serve as a land route across a mountain range. तो पास क्या होता है बच्चों? कहाँ फॉर्म होता है? दो पहाड़ियों और पर्वतों के बीच ये फॉर्म होता है. और ये कैसे सर्व करता है? लैंड रूट की तरह सर्व करता है अक्रॉस अ माउंटेन रेंज. अगर हम किसी पहाड़ियों को क्रॉस करते हैं तो उसमें ये पास क्या हमारा सर्व करता है? एज अ लैंड रूट की तरह सर्व करता है. सो पास इज अ फॉर्म व्हेन pass is formed between two hills or mountains and serve as a land route while we across the mountain ranges. This is the picture of the pass, and two hills or mountains, and this is a pass between two hills and mountains. This is pass.
यहाँ से पानी निकलता है तो चोटी के बीच में हमारी क्या होती है, रिज, मतलब चोटियों के बीच में हमारी कोल फॉर्म होती है. नाउ नेक्स्ट, सैडल. Saddle is a shallow depression between two peaks. This is the picture of the saddle. It is a shallow depression. तो ये क्या होता है बच्चों, बहुत ही shallow depression, दबाव होता है between two peaks, दो पहाड़ियों के बीच में. ये देखिए, ये जो हमारा है shallow depression, ये हमारा क्या है, saddle. Now next, gap. A gap is a shallow depression between two peaks. तो गैप भी हमारा क्या होता है, अ शैलो डिप्रेशन बिटवीन टू पीक्स, दो पहाड़ियों के बीच में हमारा जो शैलो डिप्रेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, गैप कहते हैं. तो दीज आर द रिलीफ फीचर्स शोइंग बाय कॉन्टूर्स, प्लेट्यूज, क्लिफ, वाटरफॉल, रिज, कोल, सैडल, गैप, और ये सब हमारे क्या है बच्चों, रिलीफ फीचर है शोइंग बाय contours. So that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Hello class, welcome to the Shivaji Group of Institutions online classes. I hope all of you are fine and also healthy. I am your history teacher and this is your history class. I will explain you chapter first, the period of transition, and the topics of the chapters are first sources, second Renaissance, and third topics is reformation. Now, first we explain you about transition. First, we means transition. So the word transitions means a change from one state to another. The word transitions means a word that a change from one state to another. Transitions from the medieval to modern periods in Europe, thus we say many changement occur in the medieval period to the modern period. Many from medieval to modern periods in Europe, many changements had happened. Watch gradually process and did not happen abruptly. Thus we say the transition in Europe was not happening suddenly. Understand? Modern period in India, yani thus we say कि after medieval period, modern period started, या modern period in India began much later than in Europe. यानी modern period started in Europe, but in India began much later than that. Now, the British introduced many reforms, and after the medieval period, British introduced many reforms such as Western languages, Western education as the language, as the medium of English, which helped in that time to the usher in modern period of India. And in India, the modern and Britishers introduced many reforms. Ushers, यानी ushers mean in India, ushers means होता है उप शिक्षक, यानी usher means in उप शिक्षक. Students, pay attention. The newly educated class, यानी the newly educated class became aware of the ideas of democracy. Thus we say transition is the period that many changement occur in our society, because in that time the newly educated peoples
who were aware of the ideas of democracy, because before in that time there were no ideas about democracy, nationalism, liberty, equality and fraternity. Thus we say fraternity यानी fraternity means brotherhood, liberty यानी freeness, nationalism यानी freedom of the nations. The introduction of the railways and telegraphs, thus we say in that period, in the period of transitions, people introduced about the telegraphs and railways, and they makes us our life, they made our life communication easier and faster. The introduce of railway, telegraphs and communication made their life easier and faster. Inspired by Western eminence, on a Western's many social reformers, many social important person brought about Indian Renaissance. They worked as social reformers and Renaissance. 18th century was the period of transitions. Thus we say in medieval period many changes occur in all over the world, but the 18th century is called the transition of the India, transition in India. Towards the end of medieval age, many changes were going in Europe. Towards the end of the Middle Age, many changes were going in Europe. Thus we say that a number of development have occurred, in that time which interrelated in 14th century to 17th century. Thus we say the number of development interrelated between the 14th century and 18th century. But end of the medieval age, many changes were going on in Europe. In Europe, many changes were going on. These changes undermined the feudal system. This system in society is very big system, a very large system. Feudal system of the society which began to disintegrate. Which system? Feudal system which is the began to disintegrate. Disintegrate means बिखर गई थी. Point number next कि feudal system is a new type of system. In that time in India, feudal system a new type of system. feudal system जो था in India a new type का system था, began to emerge in Europe, which affected every new aspect of life. Thus we say the feudal system affected in Europe every aspects of the life and marked the beginning of modern age. And in that time, after that time, it marks the beginning of the modern age. One of the first developments that marked the beginning of a new era. In that time is new era is called Renaissance. Now I will explain you the point number second, Renaissance. Renaissance means in Hindi पुनर्जागरण काल. पुनर्जागरण काल means the term Renaissance. The term Renaissance literally means revival या revolt. It literally means
like the period. Renaissance is the period of the beginning around 1300 CE. 1300 CE, when there was a new interest in learning, and thus we say when there was a new interest in learning, and there was people have new interest in learning because they started to ask many questions about for new inventions. In ancient Greek and Rome, in that time, people were interested in the learning. People were wanted to create many inventions. This movement influenced every field of human activities. Thus we say Renaissance is the period, Renaissance is that time कि every movement, this movement, according to this movement, every field of human activity, हर human activity में लगातार कई changes हुए. Thus we say कि there was the development, यानी there were many changes in that time in field of art, literature, religions and philosophy, politics and beginning of the modern science. Thus we say that the term of Renaissance, we all are enter in the period of science. Next, we have discussed about the Renaissance. Now I will discuss about the main features of the Renaissance were following. The main features of the Renaissance were following. First, rationalism. Rationalism means tarkbad. Yani in that time, people not accepted anything at blindly. They wanted the rational behind everything. Yani they wanted to reason behind them. Next point is humanism. Humanism means called in Hindi Manavta. The people started to think freely. Yani the people started in that time to think freely and develop their talents. And they all wanted to develop their talents. Scientific aspects. For a scientific aspect, the knowledge acquired during this time, and the people acquired knowledge during this time was based on scientific aspect, scientific matter. Point number next, spirit of inquiry. In that time, people have the spirit of inquiry. They wanted to work freely and they move from one place to another. Thank you, class. Thank you, class. I have explained the three topics of this chapters. Now I will explain you the next topics of this chapters in next video. Thank you for attending this class. सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, आज मैं 8th क्लास इंग्लिश मीडियम को चैप्टर फर्स्ट तस्मै श्री गुरुवे नमः पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है, तस्मै श्री गुरुवे नमः यानी उस गुरु को नमस्कार। इट मीन्स जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें गुरु की महिमा के बारे में ही बताया जा रहा है। तो इस चैप्टर में 1, 2, 3, 4 ये 4 श्लोक है और इन श्लोकों में हर एक श्लोक में गुरु की महिमा के बारे में ही बताया गया है। अच्छा, इसके लिए आपको करना क्या है, जब भी चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे आप, तो सबसे पहले चैप्टर की वर्ड मीनिंग आपको लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे और वर्ड मीनिंग आपकी बुक में दी हुई है।
वर्ड मीनिंग जब आप नोटबुक में लिखेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी आप कुछ लिखते हैं तो लिखते समय उस लिखितांश का या लिखे हुए पार्ट का कुछ ना कुछ अंश आपके दिमाग में आता है, यानी आपको कुछ ना कुछ लर्न भी होता है। तो इसलिए आप वर्ड मीनिंग्स लिखें सबसे पहले और उसके बाद अर्थ लिखें। जिस पेज पर आप वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं नेक्स्ट पेज से ही अर्थ लिखेंगे। अर्थ लिखने के पहले भी आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपको स्टार्टिंग में लिखना है। मैं यहाँ पर लिख के दिखा रही हूँ कि आपको कैसे संदर्भ लिखना है, समझ में? ये स्टार्टिंग में लिखना है। लिखने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक पुस्तक का नाम है देवती। पुस्तक का नाम और लेसन का नाम आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखें या ब्लैक पेन से लिखें। देवती के तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः नामक पाठ से लिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह की संदर्भ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये अर्थ लिखने के पहले सबसे पहले संदर्भ लिखना है, फिर संकेत लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अर्थ लिखेंगे। संकेत जैसे मान लीजिए पहला श्लोक है गुरु ब्रह्मा, तो इसका पहला शब्द और आखिरी शब्द डैश डैश करके लिखेंगे। नमः। ठीक है, और इसके बाद अर्थ लिखेंगे। तो ये तरीका है। ठीक है, संदर्भ स्टार्टिंग में सबसे पहले ऊपर आपको संदर्भ लिखना है, फिर संकेत। ऐसे जैसे पहले श्लोक का गुरु ब्रह्मा डैश डैश नमः है, ऐसे जब दूसरा श्लोक का अर्थ लिखेंगे तो अज्ञान डैश डैश नमः। फिर श्लोक नंबर 3 डालें अखंड डैश डैश नमः। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गुरु डैश डैश संशय। ठीक है, संदर्भ आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बस एक बार ही लिखना है, वन टाइम। ठीक है, लेकिन संकेत जैसे जैसे आप श्लोक का अर्थ लिखते जाते हैं तो श्लोक नंबर डालिए, संकेत डालिए, उसके बाद अर्थ। समझ में आया? तो ये जो मैंने यहाँ बताया है ये आपको स्टार्टिंग में लिखना है। ठीक है, अब आइए हम शुरू करते हैं श्लोक का अर्थ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुर्देवो महेश्वरः और गुरु साक्षात शंकर है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही साक्षात परब्रह्म श्रेष्ठ ब्रह्मा है। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है, महादेव है। गुरु ही साक्षात श्रेष्ठ ब्रह्मा है। तस्मै मीन्स उस गुरु गुरुवे नमः, उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। ये पहला श्लोक है। सेकंड नंबर देखिए, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बच्चों ये जो शब्द है तिमिरांधस्य ज्ञानांजन, संस्कृत में दो या दो से अधिक शब्द एक साथ जुड़े होते हैं तो उन्हें संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता है जोड़, और जब हम इन शब्दों को अलग करते हैं तो वो है संधि विच्छेद। तो आप पहले संधि विच्छेद कर लें तब अर्थ आसानी से समझ में आएगा। तिमिरांधस्य का संधि विच्छेद होगा तिमिर प्लस अंधस्य, और ज्ञानांजन
ज्ञान प्लस अंजन। ठीक है, तो दो शब्द जुड़े हैं और ये चक्षुरुन्मीलितम में भी देखिए विसर्ग संधि है यहाँ पर, चक्षु प्लस उन्मीलितम। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया कि इस शब्दों में कौन कौन से शब्द जुड़े हुए हैं। अब इनका अर्थ देखिए, अज्ञान तिमिरांध से, अज्ञान रूपी अंधकार के, तिमिर में अंधकार होता है, तिमिरांध से दोनों समानार्थी शब्द है, अंध भी। अज्ञान रूपी अंधकार के ज्ञानांजन, ज्ञान रूपी काजल, अंजन में होता है काजल, ज्ञान रूपी काजल की शलाकया में तीली से, ये में जिन्होंने मेरे नेत्रों को, चक्षु में नेत्र, उन्मीलितम में खोल दिया है, जिन्होंने मेरे नेत्रों को खोल दिया है उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। अज्ञान रूपी अंधकार के ज्ञान रूपी काजल की तीली से जिन्होंने मेरे नेत्रों को खोल दिया है उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। ये दूसरा श्लोक है। अब तीसरा देखिए, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं, मंडलाकारं इस गोलाकार, जो अखंड गोलाकार, चराचरम, यहाँ भी दो शब्द हैं बच्चों, संधि विच्छेद है, दीर्घ संधि है, चर प्लस अचर, तो जो अखंड गोलाकार चर और अचर जगत में व्याप्त है या फैला हुआ है, ये मीन्स जिसने, तत्पदम मीन्स उस मार्ग को, दर्शितम मीन्स दिखाया है, उस मार्ग से मतलब है ईश मार्ग, ब्रैकेट में आप लिखेंगे ईश मार्ग, यानी ईश मार्ग को दिखाया है, ईश्वरी मार्ग। ठीक है, ईश मार्ग या ईश्वरी मार्ग, जो अखंड गोलाकार चर और अचर जगत में व्याप्त है, जिसने उस मार्ग को, उस मार्ग के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे ईश मार्ग को दिखाया है, उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। ये तीसरा श्लोक हो गया। फिर आइए फोर्थ श्लोक पे, गुरो न प्राप्यते यत् नान्यत्रापि ही प्राप्यते, गुरु प्रसादात् सर्वं तु प्राप्यते नात्र संशयः। अब यहां भी देखिए संधि विच्छेद है, इन शब्दों को समझे। देखिए, यत् तत्, यत् प्लस तत्, और नान्यत्रापि, ना प्लस अन्यत्र प्लस अपि। ठीक है, तो ये दो शब्द हैं, और ये भी नात्र, ना प्लस अत्र, ये सब दीर्घ संधि है। ठीक है, अब देखिए यत् तत्, यत् मीन्स होता है जो, और तत् मीन्स होता है वह। देखिए, गुरु न प्राप्यते यत्, हमें जो गुरु से प्राप्त नहीं होता है, यत् जो हमें गुरु से प्राप्त नहीं होता है या जो हमें गुरु से नहीं मिलता है, वह अन्नान्यत्रापि ही प्राप्यते, वह दूसरी जगह भी प्राप्त नहीं होता है, या दूसरी जगह भी हमें वो नहीं मिलता। हमें जो गुरु से प्राप्त नहीं होता है वह दूसरी जगह भी प्राप्त नहीं होता। गुरु प्रसादात् सर्वं तु प्राप्यते, गुरु की कृपा से, प्रसादात् कृपा से, गुरु की कृपा से सर्वं तु प्राप्यते, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। नात्र संशय, ना मतलब यहाँ संदेह नहीं है, इट मीन्स इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो हमें जो गुरु से प्राप्त होता है, सॉरी, हमें जो गुरु से प्राप्त नहीं होता है वह दूसरी जगह भी प्राप्त नहीं होता, यानी हमें जो गुरु से नहीं मिला वो हमें दूसरी जगह भी नहीं मिलेगा। गुरु की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। तो बच्चों, इस तरह से ये चारों श्लोक का अर्थ कंप्लीट हो गया है। इसे आप जैसे मैंने पढ़ाया है डिटो वैसे ही आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में,
आपको कोई डाउट ना रहे आपकी नोटबुक में क्या करना है और बुक में क्या करना है, तो सुन लीजिए। नोटबुक में आप पहले शब्दार्थ लिखें, फिर इन श्लोक का अर्थ लिखें। इसके आगे मैं अभ्यास कार्य यानी एक्सरसाइज कराऊंगी, तो वो आपको बुक में फिल करनी है और इसके प्रश्नोत्तर जब लिखेंगे वो आपको नोटबुक में। फिलहाल अभी आप शब्दार्थ लिखें और इन श्लोकों का अर्थ लिखें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Good morning, student. This is computer class of class 8E, chapter number 1, operating system. Student, in previous class we discussed what is the operating system, function of operating system, and how many types of operating system. Today's topic is user interface. ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द यूजर इंटरफेस, दैट मीन्स कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू द यूजर इंटरफेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, व्हाट इज द यूजर इंटरफेस? Firstly we discuss the word user interface. What is the user interface? User means me and all of you, which one used computer. Okay, interface means, what is the interface means? Interface means how to communicate with the computer. Because of computer is a machine, how to communicate machine or how to communicate with the computer by user. Okay, so what is the user interface? User interface means a set of commands, icons or menus that is used by the user to communicate with the computer. What is the user interface? User interface is a set of commands. Okay, user interface means user interface is a tool which is used to communicate with the computer. Interface is a set of commands, menus and icons that a user need to communicate with the computer. That means जो आपका user interface tool है, it is very effective, it is very user attractive and user friendly. That means कि user interface tool जो है वो आपका वो attractive होना चाहिए, effective होना चाहिए and user friendly. That means कि उस tool को user जो है वो easily handle कर दे. Okay, यहाँ पर tool का मतलब आपका set of commands, menus and icons है. Tools means not a page cast, drill machine, etc. Okay, now how many types of interfaces used in there? There are two types of interfaces. There are types of interface or user interface is the same thing. Okay, what is how many types of user interface? There are two types of user interface. First is the CUI and second is GUI. Okay, CUI is also called CLI. CUI is also called CLI and GUI. Now we discuss CUI interface. CUI. What is the CUI interface? CUI interface, the full form of CUI is Character User Interface. Character User Interface.
or it is also called CLI, character line interface. Okay. Character user interface, as the name, that means in this interface use commands. In this interface, not use menu, not use button. In this interface we use character as a interface. That means it has set of commands. Set of commands. That means in CUI interface has set of commands which is used as a user interface to communicate with the computer. Clear, student? And this is also called character line interface. That means character line interface, that means it has provide a space where we can write commands, a command write in a single line. Okay, now students, see, this is a CUI interface screen. Okay, this is in front of you. This is the user base interface. In CUI interface, user can write the command. User can write the command and press enter key. When he press the enter key, command execute after pressing enter key. Okay, command execute after pressing enter key. This is the CUI interface. This is in this white screen, but generally in general CUI screen in black color screen, and this screen display with the string or symbol. Okay, the user interface या CUI interface screen display this symbol C:/ and greater than symbol. This is the C character यानी कि जो आपका जो स्क्रीन में ये जो सिंबल आ रहा है, this is the collection of symbols and characters. Okay, it is called character. It is called prompt. It is also called command prompt. It is also called command prompt. Command prompt is a collection of characters and symbols. Okay. After this, we type the command and press enter key. Suppose that we write the command dir and press the enter key. This is the symbol of enter key. We press the enter key. After pressing the enter key, computer display the information. Computer display the directory listing of files and folder. It display the directory listing of file and folders. Okay, that means in this CUI interface, user have faced many problems. User have faced many problems. There are problems like it learns all the commands. Okay, it learns all the commands. So this is CUI is not user friendly. This is not user friendly. User can learn, it is very difficult. It is very difficult to learn all the commands. To learn all the
from where this is used in MS-DOS operating system. Okay, this is used in DOS operating system. Full form of DOS is disk operating system. Student, I think this is all clear. Now, second operating system is GUI. GUI. What is the full form of GUI? The full form of GUI is Graphical User Interface. It has icons, buttons. It has icons or buttons, menus, used as a command. Okay. Graphical user interface used in Windows operating system. We know very well, we are aware Windows operating system. In Windows operating system, graphical user interface. Graphical user interface is easy to user. It is user friendly operating system. It has number of icons, buttons, menus, etc. used as a command. This is the screen of GUI. Okay. Suppose that you use Windows 10, Windows 7. When we start the computer, first screen display on your system, this is called the desktop. In the desktop, we see there are so many icons, folders, there are menu, there are start button. Okay, so in GUI operating system, we use mouse. With the mouse help, with the mouse click, we execute all the icons and folders. Okay, with the help of mouse, we use icons as a command. Okay, that means, so this is the user friendly. User cannot learn on the commands. They use only related icon, click with mouse and execute command easily. Okay student, I think this is sufficient for today. Thank you. Have a nice day.